की गिरफ्त में आया एक ऐसा शख्स जिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोप हैं। 300 करोड़। शैलेंद्र नाम का यह शख्स खुद को सत्ताधारी पार्टी का एक बताकर न केवल आम लोगों को ठगता था, बल्कि इसका शिकार पुलिस वाले भी बने। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बेहद हाईटेक तरीके से ठगी का धंधा चलाने वाला शैलेंद्र जब कानून के शिकंजे में आया तो उसके मोबाइल फोन की जांच हुई, जिसमें उससे 2 पूर्व डीजीपी के संपर्क में होने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल से यह बात भी साफ हुई कि संपर्क उसका दर्जनों आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ भी था। जाहिर है यह एक ऐसा मामला है जो यूपी पुलिस के दामन पर ऐसे दाग लगा रहा है जो आसानी से धुलने वाले नहीं, क्योंकि आखिर सवाल अब सीधे सीधे पुलिस की विश्वसनीयता पर खड़े हो गए, जिसके जिम्मे अपराध रोकने की जिम्मेदारी है। क्या वो अपराध का हिस्सेदार हो सकता है? ऑपरेशन खाकी में इसी सवाल की होगी पड़ताल। और आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। लखनऊ से रिटायर्ड आईएएस एसके वर्मा जी हैं और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास चलें, यूपी पुलिस पर हुए अब तक के सबसे सनसनीखेज खुलासे के बाद जहां पूरे पुलिस तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल पुलिस तंत्र में राजनीतिक दखलंदाजी से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस के मुखिया का पद सिर्फ एक जमूरे भर का रह गया है। जमूरे का जो सत्ता तंत्र में बैठे मदारियों के निशाने पर नाचता है। सत्ता बनी मदारी, पुलिस बनी जमूरा। नाच सिस्टम नाच, करप्शन की ताल पर नाच। जब पुलिस के मुखिया ही सरकार के प्रति वफादारी का खुलकर ऐलान करने लगे, जब पुलिस के मुखिया सत्तानशीनों के इशारे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, तो भला पुलिस तंत्र बर्बाद क्यों न हो, भरोसा क्यों न डिगे, करप्शन के खेल को शह क्यों न मिले, चंद रुपयों के लालच में वर्दी नीलाम क्यों न हो। सरकारों की राजनीतिक मंशा और दखलंदाजी का आलम यह है कि यूपी में पिछले 3 साल में आधा दर्जन डीजीपी बदल चुके हैं। न जाने क्यों डीजीपी का पद बदनाम अफसरों की ऐशगाह बन गया है। डीजीपी का पद वो रेवड़ी बन गया है जो दुम हिलाने वाले नाकारा और भ्रष्ट अफसरों को इनाम में मिलता है। डीजीपी का पद वो जमूरा बनकर रह गया है जो सत्ता के इशारे पर नाचता है। यकीन मानिए, आगरा के कथित एसपी नेता शैलेंद्र अग्रवाल के मोबाइल से निकले मैसेज का खुलासा सिर्फ एक गंभीर आपराधिक घटना भर नहीं है, बल्कि तस्वीर है उस खेल की जो यूपी में सालों साल से चल रहा है। थानों के बिकने का खेल कोई नया नहीं, मगर डीजीपी स्तर के अधिकारी भी इस गोरख धंधे का हिस्सा हो सकते हैं। ये बात खुलकर इस रूप में पहली बार सामने आई है। अब जांच की बात हो रही है, दामन पर लगे दाग धोने की कवायद हो रही है। इनमें अधिकांशतः मामले धोखाधड़ी, ठगी इन सब के हैं। आपको पता है कि ये इसमें इन्होंने सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके मेरे मोबाइल की और कुछ और बहुत महत्वपूर्ण जो नंबर हैं प्रदेश के, उनकी क्लोनिंग करके इन्होंने लोगों को फोन किए हैं और धमकाया भी है। तो ये गंभीर मैटर है, तो इसमें तफ्तीशें चल रही हैं। वैसे दाग धोना इतना आसान नहीं है जैन साहब। दाग तो आप पर भी हैं। 2009 में रीता जोशी का घर जला था। उस वक्त आप नीरों की तरह बंसी बजा रहे थे। ये दाग कैसे छूटेंगे? लेकिन सत्ता मेहरबान है तो हर वो अफसर पहलवान है जिसने सत्ता की धुन पर नाचना सीख लिया है। 31 जनवरी को पद संभाला था जैन साहब ने, लेकिन देखिए ना, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मारे जा रहे हैं, जैसे जैन साहब से काबिल अफसर अब यूपी में बचे ही नहीं। जब मुखिया ऐसा होगा तो नीचे का तंत्र कैसा होगा, ये भला बताने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि जब खुलासे हुए हैं तो महकमे में हड़कंप मचा है। क्या पता किसकी गर्दन कब शिकंजे में आ जाए।
ये मामला कल से तब और भी तूल पकड़ने लगा है जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखकर के यूपी आईपीएस एसोसिएशन के सचिव सुजीत पांडे को पत्र लिखा और कहा कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए, खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व पुलिस महानिदेशकों को आईपीएस के प्रमोशन में घूस लेने की बात कही जा रही हो। उन्होंने इस बात की भी मांग की कि अब इस पूरे मामले में यूपी आईपीएस एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई जाए, बैठक में इस पूरे प्रस्ताव के संबंध में एक निंदा प्रस्ताव लाया जाए और साथ ही इन अधिकारियों की भूमिका की भी चर्चा की जाए। तबादले और प्रमोशन के खेल में बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। करोड़ों के वारे न्यारे हुए इसकी पोलपट्टी खुल चुकी है। संतरी से अफसर तक के काले कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। रेट लिस्ट का खुलासा हो चुका है। खेल खेलने वाला भी शातिर है, खेल रचने वाला भी शातिर है, तो ईमानदार अफसर परेशान हैं। सवाल इकबाल पर उठ खड़ा हुआ है। उनसे जो तमाम चौंकाने वाली बातें आई हैं उनमें यह तथ्य भी सामने आया है कि 2 डीजी एल बनर्जी और एसी शर्मा द्वारा सीधे 7 लाख 10-20 लाख तक पैसे लिए जाते रहे ट्रांसफर पोस्टिंग पे, प्रमोशन के नाम पे, और ये सारा कुछ शैलेंद्र अग्रवाल के माध्यम से होता रहा है। तो इस तरह की बातें एसएमएस के आदान प्रदान से, बैंकों में उनके रुपया जाने से, ये उनको 14 गनर दिए जाने से, अवैधानिक ढंग से ये बातें प्रमाणित हो गई हैं कि बिल्कुल टॉप लेवल पे ये सब चल रहा था और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी के पुलिस महकमे में मची हलचल अब तेज होने लगी है। जांच की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि जो तंत्र ऊपर से नीचे तक खुद ही सवालों में है, वो खुद अपनों के खिलाफ कैसे निष्पक्ष जांच करेगा? इन सवालों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि आखिर सवाल एक पूरे तंत्र की विश्वसनीयता का है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। और जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ 2 खास मेहमान लखनऊ से रिटायर्ड आईएएस एसके वर्मा जी हैं और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। हम पहले रुख करते हैं विक्रम सिंह जी का। विक्रम साहब, ये बताइए कि ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही का जो मामला सामने आया है, 2 पूर्व डीजीपी तक इसके तार जोड़ रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये अगर बात सत्य है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस महानिदेशक स्तर पुलिस का सर्वोच्च स्तर है और पूरा पुलिस फोर्स पुलिस महानिदेशक को माता पिता और गुरु के रूप में देखता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस महानिदेशक किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, किसके यहां जाएगा, किसके यहां नहीं जाएगा, किससे संपर्क रखेगा, किससे संपर्क नहीं रखेगा। अगर आपका समाचार सत्य है तो ऐसा प्रतीत होता है यह सावधानियां नहीं बरती गई और ये चूक पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है और अक्षम्य है। विक्रम जी, ये बताइए कि क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 साल से डीजीपी की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बनी हुई है? मतलब 6 लोग बदल देना। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इसमें अपराध पंजीकृत होना चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए और गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए कि आखिर पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसे काबिल अफसरों की कमी है कि जो पूरी तरह से एक सरकार में या एक सरकार में आधे समय तक इस तरीके से अपना एक कार्यकाल तो पूरा करें? 1 महीना, 2 दिन, 4-5 महीना, ये क्या है? अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय की पुलिस रिफॉर्म्स में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में अगर आपने देखा होगा तो उसकी जो संस्तुति नंबर 3 है कि पुलिस महानिदेशक कम से कम 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक ऐसा अधिकारी थानाध्यक्ष से लेकर के डीजीपी तक वो 2 साल तक नियुक्त किया जाएगा। और इसकी अवहेलना करने का तात्पर्य ही यही होता है कि लुंज पुंज और लचर किस्म के अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो कि पूरी तरीके से अपने आकाओं को त्वमेव माता च पिता त्वमेव कह करके संबोधित करें और उनके जायज और नाजायज बात मानने में उनसे पहले तत्पर हो। तो किस तरह से देखें कि क्या ईमानदार अफसरों को डीजीपी बनाने से सरकारें घबराती हैं? उनको डर है किसी बात का, या फिर ये धंधा है इसलिए गंदा है और सबका इसमें हिस्सा है? दुर्भाग्यपूर्ण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सर्वथा उल्लंघन पुलिस रिफॉर्म्स में मैंने आपसे बताया कि बिंदु संख्या 3 यही है कि पुलिस महानिदेशक को कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए और किसी को भी आप पुलिस महानिदेशक नहीं बना सकते हैं जो सर्वथा उपयुक्त हो, जिनको एक अनुभव हो, जिनका सेवा अभिलेख उच्च कोटि का हो
उसका पैनल यूपीएससी जब देगी तो उस यूपीएससी के द्वारा नामित पैनल में से आप एक व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। विक्रम जी बहुत शुक्रिया। विक्रम साहब हमारे साथ इतने ही वक्त के लिए थे, उनको कुछ काम है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बेबाकी से उन्होंने इस बात को रखा है कि बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जिसको दरअसल इन सरकारों को देखना होगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब इस बात को समझेंगे कि आखिर इतना बड़ा सिंडिकेट बन जाता है और जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, क्या हमारी सरकारों तक इस बात की कभी कोई खनक पहुंचेगी या कोई बड़ी कार्रवाई होगी? एक बार फिर से हम केदारनाथ रूट का रियलिटी चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो अद्वितीय है। भक्ति भाव से आइए, कहीं कोई कष्ट नहीं है। आखिर कितनी सुरक्षित हो पाई है केदारनाथ यात्रा? इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल Savsol World Class Lubricants from Savina। लाखों किसानों ने अपनाया ड्यूपॉन फटेरा, जो दे तना छेदक पर लंबे समय तक नियंत्रण, बेहतर कल्ले और अधिकतम उपज। ड्यूपॉन फटेरा, कण कण में क्रांति। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, क्यूब जोड़े कुछ और ये शान है धान के किसानों की। सांबर मसाला वो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH, MDH। Morning to night, come on everybody, let's party with Flight। Flight, इसमें है स्टाइल। गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की, क्यूब जोड़े कुछ और ये शान है धान के किसानों की। ये थम्स अप पीने वाले कभी कुछ और क्यों नहीं पीते? अब तूफान आएगा। थम्स अप पीते हैं हम क्योंकि इसके हर घूंट में है तूफानी टेस्ट का दम। इट्स तूफानी। क्लासरूम तो जश्न है सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। मोनेट पासपोर्ट, नो गैस परफ्यूम बॉडी स्प्रे, थोड़े की जरूरत है। मौसम कैसा भी हो, अराइज ही देता है 6 से 9 हजार रूपए तक का अधिक मुनाफा, वो भी लगभग 1000 रूपए के अधिक निवेश पर। अराइज अपनाओ, खेत को धान की फैक्ट्री बनाओ। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए। ओपराय मोटर स्टार्टर। मुझे भी खेलने दो ना प्लीज। चल, ये बच्चों की टीम नहीं है। अब देखना एवरेस्ट पाव भाजी मसाला का कमाल। सिर्फ इसी में है पूरे 15 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। खेलेगा क्या? खेलेगा क्या? ये तो कैप्टन है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। मौसम कैसा भी हो, अराइज ही देता है 6 से 9 हजार रूपए तक का अधिक मुनाफा, वो भी लगभग 1000 रूपए के अधिक निवेश पर। अराइज अपनाओ, खेत को धान की फैक्ट्री बनाओ। एक बुलंद सोच के साथ
आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदल दे इंडिया का मॉडर्न सीमेंट। जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। मौसम कैसा भी हो, अराइज ही देता है 6 से 9 हजार रूपए तक का अधिक मुनाफा, वो भी लगभग 1000 रूपए के अधिक निवेश पर। अराइज अपनाओ, खेत को धान की फैक्ट्री बनाओ। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो, महिंद्रा की इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। आपकी तरह दिन रात डटा रहता है, न थकता है न थकाता है। सच में खेती के अंदाज को बदल देगा ये। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। रोहित इंजीनियर बनना चाहता है और मिष्टी डॉक्टर। आजकल कोचिंग कितनी महंगी हो गई है, अफोर्ड कर पाएंगे? किए जा रहे हो। बच्चों के करियर की कोई चिंता ही नहीं है। उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ। ये देखो, आपके बच्चे की सफलता की कहानी शुरू होती है आकाश से। आकाश ला रहे हैं 7th, 8th, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ANYTSC 100% स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड्स का मौका। अब होंगे आपके सपने साकार। तो ANYTSC की तैयारी करो, एक स्कॉलरशिप जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मौसम कैसा भी हो, अराइज ही देता है 6 से 9 हजार रूपए तक का अधिक मुनाफा, वो भी लगभग 1000 रूपए के अधिक निवेश पर। अराइज अपनाओ, खेत को धान की फैक्ट्री बनाओ। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में थाने बिकते रहे और खाकी बिकती रही, खरीदी जाती रही। लखनऊ से हमारे साथ रिटायर्ड IAS के वर्मा जी हैं और पूर्व DGP IC द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं खाकी पर, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आप खुद DGP रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? आपको लगता है कि दरअसल उस कुर्सी की गरिमा जाती रही जिस पर कभी आपने इस प्रदेश की कमान संभाली थी, कानून व्यवस्था की? देखिए, ओवर द इयर्स इसमें बड़ा अंतर हुआ है। मैंने 1955 में नौकरी शुरू की थी और 1954 में यहाँ एक IG बनाए गए थे, अप्रैल 54 में, श्री MS माथुर, जो फरवरी 1961 तक रहे। तो कहाँ तो आप ये देखें कि एक IG का शासनकाल 7 साल तक रहे और कहाँ आप एक ऐसी स्थिति में आ गए कि 7 महीने भी लोगों का शासनकाल नहीं रहता जिसमें वो अपनी पुलिस फोर्स की लीडरशिप को प्रॉपर ढंग से निर्देशित कर सकें। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, एक्चुअली देखना उसी को होता है कि उसको आज्ञाकारी और ऐसी पुलिस की जरूरत है कि जो उनके राजनीतिक हितों का ख्याल रखे, या प्रोफेशनल पुलिस की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि भाई अब तो एक स्थिति ऐसी हो गई है कि जो कुछ अखबार में पढ़ता हूं तो ये कहने में कई बार शर्म महसूस होती है कि 35 साल पुलिस की नौकरी की। ठीक है, ये एक शर्मिंदगी की बात है, इस बात को आप बहुत बेबाकी से कबूल कर रहे हैं। वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाइट कॉलर 2 तरीके की होती हैं। एक तो ये है जैसे हम लोग कमीज पहने हैं, इसमें नीचे कॉलर जा रही है, और एक व्हाइट कॉलर होती है जिनकी खड़ी रहती है, वो कुर्ते में होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो वाली व्हाइट कॉलर जो खड़ी रहती है ज्यादा दोषी है या ये वाली? आई वॉज शॉक टू हियर दिस न्यूज। मैं सुबह जब अखबार में पढ़ा था तो विचलित कर देने वाली न्यूज थी मेरे लिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो शुरू से बना रहा है, पुलिस पर ज्यादा बना रहा है बनस्पत अन्य विभागों के, लेकिन इस तरह से सिंडिकेट बना के और पोस्टिंग का धंधा चलाया जाए, वो भी उस लेवल पर
जिस पर ये मतलब पूरा दारोमदार है शांति व्यवस्था से लेके हर चीज का, तो वो एक विचलित कर देने वाली चीज है। बड़ी शॉकिंग सी न्यूज थी कि डीजीपी स्तर पर जो कि विभागाध्यक्ष हैं एक बहुत बड़े महकमे के, वहां पर कोई सिंडिकेट इस तरह से बन जाता है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग को एक धंधा बना ले। तो ये बड़ा मतलब सुन के भी अच्छा नहीं लगता है। ये बातें टेलीविजन पर अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं वो दौर तो गया जो द्विवेदी जी जिसका जिक्र कर रहे थे। आज हर कुर्सी की वो एक मुंशी से लेकर के और ऊपर के अधिकारी तक की कुर्सी का रेट फिक्स है। अगर वो दे सकता है पैसा तो वो बैठेगा। सवाल इस बात का है कि ये सबको पता है, थाने बिक रहे हैं, कुर्सियां बिक रही हैं, ऐसे में आप किस नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं? और सवाल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कौन सी कॉलर ज्यादा बड़ी दोषी है। वजह आज सामने आनी चाहिए कि दरअसल जो लोग कुछ कस्में खा करके या किसी भाव से सरकारी सेवा में आते हैं उनका हश्र क्या होता है। सफेद कॉलर जो ऊपर को उठा हुआ रहता है उसी की इच्छाएं होती हैं और उसी की इच्छाएं बलवती भी हैं, उसी को सारे अधिकार भी हैं। शेखर जी नहीं तो सर ये बताइए कि अगर मैं यही कह रहा हूं, अगर उनके पास मान लीजिए वो है, मैं कह रहा हूं कि क्या वो सारे आईएएस आईपीएस से इस्तीफा ले लेंगे, पीसीएस से इस्तीफा ले लेंगे? अगर आप अपने में ईमानदार हो, कितने हटा देंगे? 2, 4, 10 हटाएंगे, 20 हटाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं। तंत्र में ईमानदार लोग भी हैं, तंत्र में बेईमान लोग भी हैं, लेकिन बेईमान लोगों को ज्यादा प्रेशर मिल रहा है और ईमानदारी से जो लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं वो कभी न कभी अपने को पीड़ित और ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। द्विवेदी जी, मतलब 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा प्रदेश महान। ये जो स्थिति बनी हुई है, आखिर ईमानदार लोग कुछ तो होंगे ना? ऐसा क्यों है कि उन बेईमानों की तूती बोलती है और ईमानदार मसक रहता है? शेखर जी अगर ईमानदार तंत्र में नहीं होंगे तो ये तंत्र चलेगा ही नहीं। सर चल कहाँ रहा है? आप परसेंटेज में कह सकते हैं चल ही नहीं रहा सर। मैं इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं द्विवेदी जी। तंत्र को चलाने में जो तंत्र चल रहा है या जो सर जी मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, ये तंत्र कहाँ चल रहा है? कहाँ है कानून व्यवस्था? संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं। अरे मेरे से बात करना चाहिए जी। द्विवेदी जी आप जवाब दें। प्रश्न फिर पूछे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कहाँ है तंत्र, है कहाँ? ये तो फेल हो गया भाई। तंत्र तो धीरे धीरे इस अवनत दशा में पहुंचा है, एकदम तो पहुंचा नहीं। और जैसे वर्मा जी कह रहे थे, आपको तो ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या चाहता है। पॉलिटिकल जो भी डीजी अपॉइंट करते हैं, आफ्टर ऑल जिन 2 डीजी के नाम आए उनको भी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं चुना। वहां तक पहुंचते हुए जिस पद के लिए वो चुने गए वो प्रदेश में नौकरी कर चुके थे 30 साल 35 साल। हर व्यक्ति की एक रेपुटेशन होती है जो बहुत जल्दी पता चल जाती है। तो मैं ये तो मानने को तैयार नहीं हूं कि जो अगर वो जानना चाहें, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ईमानदार आदमी को छांटना चाहें तो उन्हें मिलेगा नहीं, मिलेगा। मगर वो जरूर ऐसा होगा कि वो अपने प्रोफेशन के प्रति भी कटिबद्ध होगा और वो उस कटिबद्धता में, कानून के प्रति कटिबद्धता में, संविधान के प्रति कटिबद्धता में कदाचित उनके राजनीतिक हितों का उतना ख्याल नहीं रख पाएगा जो शायद वो इन बेईमानों से पूरा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी आपका भी, वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सिस्टम को तबाह करने में जो खड़ी कॉलर वाले हैं ना, व्हाइट कॉलर जिनकी खड़ी है, उनका योगदान इतना है कि वो जिस दिन तक इस पूरे प्रदेश को तबाह नहीं कर लेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। और बलिहारी उन बेईमानों की है और उन ईमानदारों पर अफसोस है जो बड़ी संख्या में हो सकते हैं, होंगे, लेकिन चंद बेईमानों के आगे इस कदर लाचार हैं। अरे